देखो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज क्या है, जैसे कि मैंने असाइनमेंट के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। असाइनमेंट हम लोगों को बनाना शुरू करना है। देखो जैसा कि मैं अपना लाइव एग्जाम्पल बताऊँ, मैं खुद का कैसे बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाया कि नहीं, अब इसका नोट्स आपको दूंगा। बहुत बच्चे क्या करता है गलती कि नोट्स से मिस याद करना शुरू कर देता है। करो याद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो उसे अपना अक्षर में लिखे अपनी कॉपी में। उसके लिए थोड़ा सा खर्चा होगा। इसमें देखिए डबल फायदे हैं, एक आंसर लिखने का तरीका आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे लिखना है वो सारा असाइनमेंट जब हम चेक करेंगे तो आपको बता देंगे ऐसे ऐसे एग्जाम में गलती नहीं करना है, समझ में ना। तो जब तक घर में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा असाइनमेंट के थ्रू, तब तक एग्जाम में भी अच्छा आप नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा, कल मैंने सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, क्या था ना, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ योर 12th एग्जामिनेशन। तो नया सेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, खास करके मैं तो अक्सर हम पोएट्री ही स्टार्ट करते हैं। कारण है कि पोएट्री ऐसा माना जाता है कि हार्ड होता है, क्योंकि उसका भावार्थ समझना थोड़ा सा ये होता है। तो आप उसको हार्ड ना समझे, क्योंकि मैं उसे समझाऊंगा हिंदी भावार्थ भी और इंग्लिश टू इंग्लिश भावार्थ भी दूंगा, नोट्स के सहारे दूंगा, ठीक है। फिर उनका हिंदी भी करके दूंगा, जिनसे आपको एक भी परेशानी ना आए, ठीक है। बच्चे दो चीज में लग सकते हैं, एक है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, है ना जी, मतलब भावार्थ लिखना, और एक होता है एस्से लिखना, और एक होता है एप्लीकेशन यानी कंपोजिशन। सबको मिला करके कहिएगा तो कंपोजिशन, तो इसमें बच्चा लग सकता है। तो इन लसकने को दूर करने के लिए करना क्या है, उसको लेट्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो हम लोग पोएट्री सेक्शन में स्टार्ट करेंगे वो है आपके लेसन्स में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्लियर है? बुक तो सबके पास है नहीं? वाह, खैर सुन लीजिए, बुक लेकिन लाया कीजिए, ठीक है। यस, जैसा कि आपने देख रहे हैं बोर्ड पर कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, चैप्टर का नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे प्यारे महबूबा। अब देखो स्वीटेस्ट का मतलब, स्वीटेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, स्वीट पॉजिटिव डिग्री है ना, स्वीटर कंपैरेटिव डिग्री, और स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ग्रामर के अनुसार अगर चलेंगे तो स्वीट प्यारा, प्रियसी, महबूबा कह सकते हो। उनके बाद जब उनसे भी थोड़ा होगा तो उन्हें स्वीटर कहते हैं, जब सबसे सुंदर हो तो उसे स्वीटेस्ट कर दो। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है कौन, जॉर्डन साहब, ठीक है। जॉर्डन लिखे इस कविता को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर एग्जाम में पूछता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जॉर्डन ने लिखा। समझ में आ गया। और एक और ऑब्जेक्टिव यहां से बन रहा है कि जॉर्डन का जन्म कब हुआ, तो 1572 में, 1572। एक और ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि जॉर्डन का देहांत कब हुआ, तो 1631। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये पॉइंट कहां का है, दिल्ली मुंबई का तो है ही नहीं, आपके बुक से ही लिया गया ये पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट एक भी नहीं है, अपने मन से नहीं दिए, ठीक है। ये जो बुक में आपका लिखा है उन्हीं का शॉर्टकट वर्जन है, ठीक है। बुक भी आप लोग पढ़िएगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम हो पूछिएगा, फिलहाल पॉइंट पे फोकस करना, ये सब पॉइंट इंपोर्टेंट है टू द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है आपको, एक वर्ड जिसका नाम क्या है, पायनियर। क्या पढ़ते इसको, पायनियर। अब देखो पायनियर का मतलब क्या होता है, प्रथम अन्वेषक या अगुआ। अब ये वर्ड को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाना चाहूंगा। अगुआ किसको कहते हैं, जो आगे आगे चलता है। अब कौन चीज के आगे चलता है, कोई भी काम के आगे आगे जो चले उसे अगुआ कहते हैं, जिसको प्रथम अन्वेषक कहते हैं। जैसे कि शादी ब्याह सब होता है तो उसमें एक वर्ड यूज होता है, अगुआ है ये फलाना चीज़, तो दोनों रिश्ता की तरफ से वही अगुआ होता है, आगे आगे वही चलता है, तब रिश्ता वाला पीछे, जब दोनों एक हो जाता है तो बीच से गायब, तो वह होता है अगुआ। यहाँ पर वो शादी ब्याह वाला अगुआ नहीं है, ये मेटाफिजिकल है। जैसा कि मैं इनसे पहले एक लिस्ट दिया था 11th में आप लोगों को, रोमांटिक एज, मेटाफिजिकल एज, क्लासिकल एज, कब से कब तक चला ये पोइट्री का एज लिखा है ना जी, इतना से इतना ईस्वी तक चला था, उसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव उनसे आता है। तो ध्यान रखिएगा कि मेटाफिजिकल एज
पुराने एज हैं, रोमांटिक एज से पहले ही ये सब एज आए थे, और जॉन डन कहीं ना कहीं इन्हीं एज के हैं। तो जॉन डन को मेटाफिजिकल एज के प्रथम अन्वेषक कहा गया। इनसे पहले, जॉन डन से पहले कोई मेटाफिजिकल एज को नहीं लाया था। कौन लाया है? तो मेटाफिजिकल एज को किसने लाया? तो जॉन डन ने ही लाया। इसीलिए इनको क्या कहा गया? प्रथम अन्वेषक। वही बात यहां लिखा, ही वॉज द पायनियर। यह एक क्या था? पायनियर था ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स। देखो लिरिकल और सटायरिकल क्या होता है? सटायर का मतलब होता है व्यंग। क्या होता है? व्यंग। अब किसी चीज को जब आप एक्सप्रेस करते हो, किसी को अपना गाथा सुनाते हो, तो कैसे सुनाते हो? लिरिक में सुनाते हो, गाना की तरह सुनाते हो। जैसे इन्होंने ही लिखा स्वीटेस्ट लवर नोट को, इसको गाना के वर्जन में अगर गाया जाए तो भी बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि राइमिंग इसका मिलता है ना? यस। अब यहां पर इन बातों को ध्यान रखना है कि ये जो न्यू स्टाइल जो लिखना शुरू कर दिया, लिरिकल और सटायरिकल वर्ड्स का मतलब होता है कविता, है ना, जो वो एक्सप्रेस करता है। तो पुरानी जो गाथा है उन्हीं को वो सटायरिकल के रूप में, लिरिकल के रूप में क्या किया? पेश किया, जिनको क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल। तो इस एज में लिरिकल और सटायरिकल को कुछ ज्यादा चलते थे, राइमिंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए पोएट्री को लिखा करते थे। जैसे इनका पहला स्टेंजा क्या है? स्वीटेस्ट लव I do not go for weariness of day, nor in the hope the world can solve a fitter love for me। अगर इसी को गाना की तरह गाए तो कैसे गाइएगा? यूट्यूब जी सुनिए हैं, कैसा लगा? ठीक ठाक है नहीं? तो उसी को अगर गाया जाए तो कैसे गाया जाए? गायक सुनाओ चल रहा है। स्वीटेस्ट लव I do not go, है ना? अभी नहीं गा सकते कि मुंह में नहीं है, ठीक है? हर हमेशा हर चीज नहीं निकलता। तो ये आपने गाना की तरह गाया, मैं ही गाया हूं, तो आपने क्या देखा? लिरिकल के रूप में, लिरिकल बना हुआ था तो मैंने गा दिया। दूसरे का लिरिकल है, किनका लिरिकल है? तो जॉन डन का, ठीक है? अब यहां से ये बात ध्यान देगा कि जॉन डन किस एज के कवि थे? मेटाफिजिकल एज के कवि थे। एग्जाम में पूछेगा, कई बार पूछ भी दिया है कि जॉन डन किस एज के कवि है? मेटाफिजिकल एज के। इतना बाद में देखो कितना ऑब्जेक्टिव मिल गया तुम्हें। जॉन डन को पायनियर कहा गया, जॉन डन का जन्म इतना हुआ, जॉन डन का मृत्यु इतना हुआ, को जॉन डन लिखा, जॉन डन को मेटाफिजिकल एज के कवि कहा जाता है। इतना ऑब्जेक्टिव बन गया आपको। मैं एक ही बात समझता हूँ, लेसन अगर ठीक से पढ़ लिया तो आकाश से पूछे कि पाताल से आप आंसर देकर के आए। समझ में आ रहा है बात? दूसरा पॉइंट, He was born in London। देखो इनका जन्म हुआ लंदन में। लंदन एक देश है जो आपको, सॉरी, इंग्लैंड एक देश है, उसके अंदर लंदन आते हैं, ठीक है? शहर है। Into a prosperous रोमन कैथोलिक फैमिली। इनका जन्म जो हुआ कौन सा फैमिली में हुआ? कैथोलिक फैमिली में हुआ, रोमन कैथोलिक फैमिली, ठीक है? उनके फैमिली का नाम क्या था? रोमन कैथोलिक फैमिली। When England was staunchly, देखो staunchly का हिंदी क्या है वो ध्यान दो, पूरी तरीका से, पूरा पूरा रूप में। एंटी का मतलब होता है उल्टा, और कैथोलिक का मतलब एक जाति, जाति का नाम है कैथोलिक। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, उसी प्रकार वहां भी एक कैथोलिक धर्म है, जाति है, कह सकते हैं आप, धर्म भी कह सकते हैं। तो उस समय पूरा इंग्लैंड, वेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली, पूरे तरीके से इसका अगेंस्ट था, इसका एंटी था। एंटी पार्टी ना दे हमारा अपराध, एंटी पार्टी मतलब दुश्मनी है। तो मतलब पूरे कैथोलिक जाति का एंटी था कौन? इंग्लैंड। उस समय जॉन डन को जन्म हुआ कौन से फैमिली में? कैथोलिक फैमिली। मतलब समझ सकते हो, छुआछूत वहां भी था, भेदभाव वहां भी था, ठीक है? उनके बाद इसके साथ एक तीसरा घटना हो गई। कहता है कि डन वाज फोर्स्ड। फोर्स का मतलब बलपूर्वक, धक्का उक्का मार के कह सकते हो, उसी को बलपूर्वक कहा जाता है। टू लीव
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से धक्का मार के निकाल दिया गया। लीव मतलब निकाल देना, फोर्स मतलब बलपूर्वक निकाल दिया गया विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। हमारे भीमराव अंबेडकर साहब को भी यही हाल था, उसे धक्का मार के निकाल दिया जाता था कि भाई हम तुमसे छुआ जाएंगे, लेकिन ऐसा आया कि संविधान ही रच दिया, अब छुआछूत खत्म। नहीं, अब कोई ऐसा नहीं सोचता। अब सीधी सी बात ध्यान रखना है, जॉर्डन के साथ भी ऐसे ही हुआ। इन्हें बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया के जाने माने यूनिवर्सिटी में माने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड नहीं माने जाते हैं जी, गिनना चुनल में आता है ना, ये विदाउट ए डिग्री, कोई डिग्री नहीं लिया उस यूनिवर्सिटी में, और निकाल दिया गया उस यूनिवर्सिटी से। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण। किसके कारण? धर्म के कारण। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। कोई दिक्कत है यहां तक? तीसरा पॉइंट तक समझने में कोई दिक्कत है? ये इनके साथ पहली दर्दनाक घटना हुआ। उनके बाद एक और घटना हो गई इनके साथ, उस घटना को ध्यान रखना। कहता है जॉब वाज लॉस्ट, इनका नौकरी भी चली गई, जो काम वो करते थे कुछ जीवन यापन करने के लिए, बाय हिम, उनके द्वारा छोड़ा गया। किसको? जॉब। व्हेन ही वाज ब्रीफली मतलब क्या होता है? ब्रीफली सेंट टू पेरिजन, थोड़े दिन के लिए, ब्रीफली मतलब तात्क्षणिक समय के लिए, सेंट मतलब भेजा गया, टू परिजन। टू परिजन का मतलब क्या होता है? कारागार या जेल में। जब उन्हें भेजा गया तो भाई वो जेल में है तो जॉब थोड़े कर सकता है, तो उनको ये जॉब से क्या होना पड़ा? हाथ धोना पड़ा। नहीं, यानी छुटकारा पाना पड़ा, मतलब छुटकारा नहीं कह सकते, हाथ धोना पड़ा, समझ सकते हैं, ठीक है। क्यों? उसके पीछे क्या वजह थी? What is the reason behind it? The reason is that for secretly, secretly का मतलब क्या होता है? चुपके चुपके। Secretly marrying his patron's niece, with यहाँ पे होगा या to his patron's niece। niece मतलब क्या होता है? भतीजी। क्या होता है? भतीजी। अब पैट्रोन का मतलब क्या होता है? संरक्षक की भतीजी थी वो। संरक्षक किसको कहते हैं? जो आपको, मान लीजिए आपके माँ बाप हैं पर आपको पाला पोसा देख रेख कोई और किया है ना, तो वो आपका क्या किया? सुरक्षित रखने का काम किया, जिसे वो आपके लिए क्या हो गए? पैट्रोन हो गए। उनकी एक ब्यूटीफुल भतीजी थी, उनसे वो सेक्रेटली क्या कर लिया? मैरिंग कर लिया। मैरिंग का मतलब क्या होता है? शादी कर लिया। अब स्वाभाविक है कि बिना माँ बाप से पूछे किन्हीं के बेटी से आप शादी करोगे तो स्वाभाविक है गुस्सा चलेगा उनको। तो यही वजह था कि उनको कहाँ जाना पड़ा? तात्कालिक समय के लिए पेरिजन जाना पड़ा, और उनका जॉब भी लॉस्ट हो गया। समझ आ गया? कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लेनी चाहिए। नहीं जी, यस, बेचारा सोचा, बहुत राइट, मतलब बुद्धियार कर देता, ऐसा बात नहीं था। खैर, अब इन लोगों की अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ, तो मैं यहाँ चौथा घटना ये हो गई। ये दो घटना इनके लिए इंपोर्टेंट था। और कहता है ना कि कोई भी चीज आप तब कर पाते हो जब आपके अंदर दर्द आती है। बिना पेन यू हैव नॉट गेन, है ना? बिना पेन के आप कोई भी चीज गेन नहीं कर सकते। सही बात है ना जी? पर आप जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आपको कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। डन इज वेल नोन। देखो, ये दो घटना होने के बाद, छुआछूत वाला घटना होने, ये सब इनके साथ होने के बाद बहुत लोग संघर्ष छोड़ देता है जीवन में, नहीं, लेकिन जॉर्डन से हम लोग को सीखना चाहिए कि जीवन में कितना बड़ा घटना हो जाए, आपको संघर्ष नहीं छोड़नी चाहिए। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स। ये गाने के लिए जाने जाते थे। गाना जानते हैं? सॉन्ग। सोनेट के लिए जाने जाते थे। सोनेट किसको कहते हैं? ऐसा कविता जो 14 लाइन्स का होता है। सोनेट दो प्रकार के होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट।
और दोनों 14 लाइन्स के होते हैं ना जी। अब एक इसके लिए भी जाने जाते थे स्टायर के लिए। स्टायर क्या होता है? व्यंग के लिए। काफी ज्यादा ये व्यंग लिखते थे, किन्हीं के बारे में गाथा लिखा करते थे। एंड द इलेजी, इलेजी भी बहुत ही लिखे। इलेजी जानते हैं क्या होता है? जिसको हिंदी में कहते हैं शौक गीत, और इसके डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा कविता जो किन्हीं के देहांत मृत्यु में लिखा जाता है कि नहीं? इन बातों को आपको ध्यान रखना है। सरमन्स के लिए भी जाने जाते थे। सरमन्स का मतलब क्या होता है? प्रवचन। जब ये जेल से आए थे ना, तो इनको यही काम सबसे बेस्ट हुआ, और लास्ट में इतना अच्छा प्रवचन दिए कि अच्छा प्रवचकता भी बन गए, है ना। यहां पर देखो वो लाइन बातें जो मैंने अभी कहा वो 6 में है। इन 1615 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 42 के उम्र में डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। डन जो था क्या लिया? दीक्षा लिया। दीक्षा और शिक्षा में फर्क है। दीक्षा एक बार ली जाती है, शिक्षा आप कई बार ले सकते। जैसे शिक्षा के गुरु बदलते रहते हैं, दीक्षा के गुरु नहीं बदलते। सही बात है ना जी? नहीं जानते हैं जी, घर पर कोई कबीर बाबा लेता है, तो कोई अल्लाह को मानता है, तो कोई अल्लाह को मानता है, चिल्ला मानता है ना। अनेक तरह के इस दुनिया में भगवान है, लेकिन सबका मालिक एक ही है ना। फिर लोग अपने गुरु से क्या कर लेते हैं? ऑर्डिनेशन लेते हैं। तो जॉन डन भी 42 के उम्र में 1615 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1615 ईस्वी में क्या लिया? दीक्षा लिया इन एंग्लिकन चर्च। कहाँ लिया? चर्च। कौन सा चर्च था? एंग्लिकन चर्च था। मतलब ध्यान रखो। एंड सुन बिकम मतलब शीघ्र ही बन गए या हो गए क्या? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। अपने समय का प्रीचर का मतलब होता है, कह सकते हो प्रवचकता भी कह सकते हो आप, जो प्रवचन देते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्द ही महान बन गए। कौन क्या बन गए? तो महान प्रीचर बन गए, मतलब प्रवचकता बन गए, है ना। जिस जो दूसरा को मतलब कह सकते हो कि अच्छे अच्छे बात जो बताते हैं, है ना, सही राह दिखाते हैं, तो उन सब का काम करने लगा कौन? जॉन डन। बहुत जल्द ही, क्योंकि नॉलेजियस पर्सन पहले से ही था, है कि नहीं? उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी। ये थी आपकी जॉन डन की पर्सनल कहानी। अब मैं इस कविता के बारे में बता रहा हूं। ये कविता बड़ा सुंदर है। बुक उल्टा उल्टा के रखिए, अच्छा बात है, नहीं तो राम भरोसे हिंदू होटल। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि इस कविता को पढ़ने से पहले आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो फीलिंग आ गई तो गारंटी लेते हैं जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इस कविता को। ये फीलिंग कुछ इस तरह से है। जब मैं अपने समय में पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा हूं, ठीक है, एक घटना देखा। कौन सी घटना? गांव से पढ़ने के लिए निकल रहे थे आप लोग जैसे, ठीक है, बैग टांगे थे, पैदल जा रहे थे, साइकिल मम्मी कहते थी मत जाओ, धक्का लग जाएगा, है ना। तो बैग टांग के अकेले जा रहे थे। हम भी पढ़ाई बड़ा आस्ती थे, ठीक है, कोई जाए चाहे ना जाए, हमको तो जाना है, बुखार में भी जाना है ना। मतलब इतना था। जब देखते थे अब मतलब साहस नहीं है, तो उसी दिन नहीं जाते थे, है ना। तो एक दिन जा रहे थे, तो अपने चौक पर एक लेडी थी और एक उनका हस्बैंड था। वो दोनों आ रहे थे। उनका हस्बैंड जाने वाला था कहाँ? प्रदेश शहर कमाने के लिए रोकड़ा। तो उनकी पत्नी जो थी, उनको मतलब पत्नी नहीं, पति उनको समझा रहे थे, टेंशन नहीं लो, कभी दिन में हम लोग क्या आए जा, ऐसा क्यों घर में होता है ना जी, कभी दिन में हम लौट के आए जा, वहां सब के लिए चिंता फिकिर नहीं करो, मतलब ज्वाइन करो, ठीक है। यस,
थोड़ा देर और सोचे करी रोमांचक मुकाबला देख लेते हैं, छक्का छक्का लगता है कि नहीं। कहीं देर रुका था, वो सरकारी बस था, रुका था, वेट कर रहा था कहीं और पैसेंजर को, हमें रुके तो वो बोलते बोलते वो लेडी रोना शुरू कर दी। अब जब रोना शुरू कर दिया तो हमको फूले में फुला रहा था, कहीं हंसी लग गया, ठीक है, तो हंसी लग गया, क्या करिए, मुंह उधर घुमा को हंस लिए, ठीक है, सिचुएशन बड़ा गंभीर है। तो पति को देखे कि उनको समझा रहे हैं कि बहुत जल्द आ जाएंगे, 2 से 3 महीना के अंदर पैसा कमाएंगे और आपके बगल में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से समझो कि यहाँ पर जो जॉर्डन है, जॉर्डन वो कहीं जा रहे हैं यात्रा पे, कहीं का नाम है जर्मनी जा रहे हैं। इस देश का नाम याद रखना कि जॉर्डन कहां जा रहे थे जी, जर्मनी यात्रा करने जा रहे थे। और उसकी पत्नी बिलख के रोते हुए उसको समझाते हैं कि मत जाइए, क्योंकि उनकी पत्नी बेहद प्रेम उनसे करते हैं। आजकल के पत्नी नहीं है जो शादी हुआ और करने के बाद झगड़ा झाड़ी शुरू। इनका तो मैं घटना बता ही दिया कि कौन सा पत्नी था, लव मैरिज इन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं ज्यादा इन सब में रुचि थी और उन लवनेस को सबसे नामे रख दिया स्वीटेस्ट लव। मेरे प्रिय आत्मा, प्रियसी, महबूबा, ये सब वर्ड जब यूज करता है तो सामने वाले को तो क्या होता होगा वही जाने, ठीक है। लेकिन सुनो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये जर्मनी जा रहे थे, इसके पत्नी फूट के रो रहे थे। और मैंने उसी जेंट्स का एग्जांपल बताया ना कि वो तो पोएम तो नहीं लिख पाया क्योंकि वो राइटर नहीं था, और उस समय वो सिर्फ समझा दिया। लेकिन जॉर्डन ने समझाते हुए उसका फॉर्मेशन किसमें बदल दिया, पोइट्री में। कि आज ये घटना मेरे साथ हुआ, दुनिया में कई लोगों के साथ होगा, और अपने पत्नी को कैसे समझाए कर इनसे सीखे, हाउ टू कंसोल स्पिल आउट। तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है कि किस तरह से एक पत्नी है और पति का अटूट प्रेम है। यू कैन से दैट देयर इज द ट्रू लव बिटवीन टू persons who is a man and a woman. You can say that either husband or wife. First you have to look 4 lines of this poem. इस कविता के 4 लाइन्स पे पहले नजर दो। पहला 4 लाइन्स में कवि कहते हैं sweetest love I do not go for weariness of thee. weariness यहाँ एक वर्ड है जिनका हिंदी मैं लिखा दूंगा या नोट्स में मैं सारा दे दूंगा, इसका हिंदी भी दे दूंगा, ठीक है। कहते कि मेरे प्रिय आत्मा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा फॉर weariness ऑफ दी, कि इसके लिए कि मैं तुमसे थक गया। यहां एक वर्ड यूज किया गया है दी। क्या यूज किया गया है? दी, THEE, दी का अगर हम लोग अभी का इंग्लिश निकाले तो क्या होता है? यू। और उसका हिंदी क्या होता है? तुम। कहते मेरे प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूं या मैं तुमसे उब गया हूं। Nor in the hope the world can solve a fitter love for me. Nor in the hope, ना ही मैं इसके आशा में जा रहा हूं the world can solve, कि ये दुनिया मुझे दिखा सकेगी a fitter love for me, तुमसे ज्यादा प्यार ये दुनिया मुझे दिखा सकेगी, मैं इसके आशा में नहीं जा रहा। But since that I must that I at last tis best to use myself in jest, thus by friend deaths to die. देखो इसमें जो वर्ड यूज किया गया है थोड़ा सा
मेटाफर वाला वर्ड है, और चूंकि मेटाफिजिकल से बिलोंग करते थे कभी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पुराने वर्ड आपको मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा वर्ड मिलेंगे, नया वर्ड समझिए हम लोगों के लिए, एक अजनबी सा वर्ड है जिसका भावार्थ जब सुनिएगा तो अच्छा भी लगेगा और कहीं ना कहीं सार्थक भी है इस स्थिति के लिए। कहते हैं बट सिंस दैट आई, कहते चूंकि हमको एक ना एक दिन मरना है, सबको मरना है, सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको जाना है। मस्ट डाई एट लास्ट, इज बेस्ट, तो बेहतर यही होगा कि टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, कि अपने आप को थोड़ा खुशी खुशी जिंदगी बिता लूं, आनंदमय जीवन थोड़ा सा बिता लूं। अब इसका मतलब यह नहीं कि पत्नी के पास उसे आनंदमय जीवन नहीं बीत रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि मैं ऐसी यात्रा पे जा रहा हूं जहां से मैं, मुझ पे विश्वास करो कि मैं आ ही जाऊंगा, इसके लिए टेंशन मत करो, ठीक है। और एक ऐसी यात्रा है जो जीवन को खुशियां बनाएगी, तो थोड़ा सा इनमें शक्ति दो भाई। मस्ट डाई एट लास्ट, इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को थोड़ा सा खुशी में झोंक दो, हम तुम दोनों एक साथ खुशी में झोंक दो। अब अपनी पत्नी को दिलासा दिलाते हैं कवि, दिलासा जानते हैं ना, उनको बताते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। कहते देखो कल की रात, यस्टरडे नाइट द सन वेंट हैंड्स, कल की रात देखो सूर्य गया था, कल की रात सूर्य गया था, एंड येट इज हियर टुडे, फिर भी आज तुम्हारे सामने, फिर भी आज वो यहां है, क्योंकि सूर्य के पास कुछ भी नहीं था। उनके बाद भी देखो वो सूर्य कल डूबा था और आज तुम्हारे सामने है। यहां पर कवि अपने आप को कंपैरिजन किया किनसे? सूरज से। नहीं, कभी कभी एक गाना सुने होंगे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा। ये सब क्या है जी? चांद पे तोड़ के लाएगा? कहियो एक गाना सुने होंगे, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे जैसा। भैया कहियो आसमान जेबे नहीं करेगा तुम्हारा हाथ, आना ही तो उसके चरणों में सितारा बिछाएगा। तो सीधी सी बात है, ये सब नहीं, फॉल्स नहीं है। सुनो, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। सामने वालों को अगर इंप्रेस करना हो तो पढ़ो पोएट्री, सामने वाले को इंप्रेस करना हो तो पढ़ो नॉवेल, सामने वाले के अंदर एक इज्जत अपने लिए पैदा करना हो तो पढ़ो कहानी, नॉवेल। मतलब आर्ट्स के विषय पढ़ना चाहिए, खास करके लैंग्वेज, है ना, लिटरेचर जिसको कहते हो। कल देखो कल की रात सूर्य गए थे और यहां आज है ही हाथ, हाथ वर्ड यूज किया गया, HATH। हाथ का मतलब होता है हैज। आज के दौर में हाथ को हैज करते हैं। जॉर्डन हाथ, हैज को क्या लिखे थे? हाथ। He hath no desire nor sense nor hath so sought away than fear not me, but believe that I shall make a speedier journey since I take more wings and spurs than he। यहाँ HEE यूज किया गया है, इसका मतलब ही है। और ही किसको कहा है कवि? सूरज को। किसने कहा है? सूरज को, जो कल की रात उगा था, सॉरी डूबा था और आज यहां पर है। ही हाथ नोड़े, जबकि उनके पास कोई डिजायर नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, नोर सेंस, ना ही कोई सेंस था, ना ही कोई मतलब अंदर की कुछ बातें थी। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, देखो उनके पास कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं था। शॉर्टकट रास्ता जानते हो ना, मतलब हाँ, संक्षिप्ति नहीं थी कि वो जल्दी आ सके। 2 घंटा का समय है तो चलो हम 1 घंटा में आ गए। सूर्य ऐसा किया, अपने समय से डूबा और अपने समय से आया है तुम्हारे सामने, लेकिन आया है वो देखो, ठीक है। नोर हैव सो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी, तब मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे बारे में चिंता मत करो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, बल्कि मुझ पर विश्वास करो कि मैं बनाऊंगा,
कैसा? एक्सपीडिएट जर्नी सिंस आई टेक, बड़ा मजबूत यात्रा बनाऊंगा, ऐसा यात्रा जो कभी मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, ऐसा क्यों मैं कहता हूं विश्वास करने के लिए? क्योंकि सूर्य से ज्यादा रफ्तार में मैं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो विंग्स है, मेरे पास वो स्पर्श है, मतलब मेरे पास वो इच्छा है, मेरे पास वो मानसा है, मेरे पास वो कह सकते हैं कि तुम्हारी विश्वास है, मेरे पास तुम हो, सीधा समझो तुम्हारी विश्वास है। लोग आजकल भगवान पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति नहीं करता उसको भगवान के दर्शन देता है। लेकिन देखना, जो व्यक्ति विश्वास करता है एक ना एक दिन भगवान से मदद किसी रूप में आगे कर देता है। अब मैं नहीं कहता भगवान है या नहीं है, लेकिन विश्वास है तो भगवान भी है। तो वही बात कर रहा है कि स्पिरिट जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उनसे ज्यादा, किनसे ज्यादा? सूर्य से भी ज्यादा स्पर्श है, हवाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, मानसा है। मेरे पास कह सकते वो सब कुछ है जो सूर्य के पास नहीं। फिर भी देखो, सूर्य के पास कुछ नहीं था, आशा नहीं थी, और वो आ गया। मेरे पास तो उनसे कई गुना सब कुछ है, तो फिर मैं क्यों नहीं आऊंगा? इसीलिए मुझ पर क्या करो? विश्वास करो, मैं एक्सपीडिएट जर्नी बनाऊंगा। जॉर्डन फिर हताश हो गए और उनकी पत्नी उनसे भी ज्यादा हताश हो गई थी। तो जॉर्डन को नहीं रहा गया और उन्हें एक फिलोसफी दिया, बड़ा सुंदर फिलोसफी है ये फिलोसफी। मैं शायद स्पीच में भी बोला था कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कहता है देखो, मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है, दैट इज गुड फॉर्चून फॉर, अगर खुदा न खास्ता या फिर किसी रूप में उसका अच्छा भाग्य बुरा भाग्य में तब्दील हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, गिर जाता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो उस अच्छे भाग को लाने के लिए, फिर से उसको रिटर्निंग लाने के लिए, या इस बुरे भाग को हटाने के लिए, वो ना ही उसमें 1 घंटा जोड़ सकता है और ना ही उसमें 1 घंटा घटा सकता है। मेरा मतलब है कि बीते हुए समय को ना ही तुम ला सकते हो और ना ही अच्छे समय लाने के लिए उस समय में आप कुछ समय जोड़ सकते हो। 24 घंटा क्या 25 घंटा बना सकते हो? 30 घंटा बना सकते हो? नहीं बना सकते। टाइम अपना पहिया चलाता रहेगा, उसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए समय को व्यर्थ ना खोए, है ना? ऐसा कृष्ण भी महाभारत में कहे कि तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो जी। अर्जुन को हिंद बताता है जी, यस, नो ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, और ना ही हम उन चीजों को फिर से ला सकते हैं जो चला गया। जैसे अच्छा भाग्य था, बुरा भाग्य में बदल गया, अब फिर अच्छा भाग्य ला नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकता हूं कि जो समय अभी है उसको पुष्टि करूं और उसका सही इस्तेमाल करके सही पोजीशन पालूं। फिर कभी आगे कहते हैं बट कम बैड चांस, लेकिन तुम इतना समझो कि हमारी अभी सिर्फ क्या आया है? बुरी परिस्थिति आई है, मतलब बैड चांस आया है। बैड चांस कहने का मतलब है कि कभी कहते हैं कि एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, ये दुखदाई समय आया है, हमें इनको बड़ा अच्छा से सामना करना चाहिए, बड़ा मजबूती के साथ इसको क्या करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए। इस दुख भरी परिस्थिति को जो संभाल लिया, उनके जीवन में सुख आना तय है। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा कहा जाता है कि दुख सुख आर ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन की तरह होता है ना? या फिर संगी साथी होता है, ऐसा कह सकते हो। ये पहले दुख आता है फिर सुख आती है, पहले अगर सुख आता है तो फिर बाद में दुख आ सकता है ना? तो यहां पर इन बातों को ध्यान रखना है। And we teach it art and length, it serves ours to advance। कहते हम लोगों को इनके कलाओं से, इस परिस्थिति के कलाओं से क्या करनी चाहिए? सीखनी चाहिए कि बुरी परिस्थिति में भी हम लोग अपने अच्छी परिस्थिति को, अच्छी स्थिति कैसे लाएं, है कि नहीं? फिर कभी समझाते हुए अपने पत्नी को कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता,
थोड़ा सा इन बातों को भी सुनो या फिर फील करो। मैं बता रहा हूं कि when thou sight not mind, जब तुम आहें भरती हो, साइट मतलब क्या, आहें भरना, thou sight not mind, तो तुम्हारे आहें भरना, तुम्हारे सिसकियां लेना, वो हवाएं नहीं है, नॉट वाइट। दूसरे के लिए हवा हो सकता है लेकिन वो मेरे लिए हवाएं नहीं है। बट साइट माई सोल अवे, ऐसा लगता है जब तुम आहें भरती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे आत्मा मेरे अंदर से मुझे छोड़ करके चला गया है। यहां पर कभी देखो अपने आप को कंपैरिजन कर लिया। मेटाफर इसी को कहते हैं, हाइपरबोल यहां यूज किया है। कभी क्या यूज किया है, हाइपरबोल। हाइपरबोल किसको कहते हैं, जो सांसारिक वातावरण से ऊपर उठ के बातें करता है, ठीक है, जैसे जो संभव ना हो। एक गाना भी है, चोट तुम्हें लगता है और दर्द मुझे होता है। ये पॉसिबल है, मैं मारूं आपको और चोट मुझे लगे, कटो आप दर्द मुझे हो, ऐसा नहीं ना है। लेकिन ऐसा कहने से सामने वाले पे क्या असर पड़ता है आप बताइए। वो पॉजिटिव सोचता है, वाह मेरे लिए वो क्या सोच रहा है कि रोता मैं हूं, दर्द उनको होता है, चोट मुझे लगता है, दर्द उन्हें होता है। दैट इज हाइपरबोल। इसी को क्या कहते हैं, हाइपरबोल, जो सांसारिक वातावरण से ऊपर है, जो कभी संभव नहीं है। समझ रहा है, लेकिन सुनने में बड़ा आनंददायक वर्ड लगता है। नहीं जी, गाना है ना जी, यस, वही बात यहां कर रहा है। क्या कर रहा है कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सिसकियां लेती हो, तो तुम्हारे आहें, तुम्हारे सिसकियां हवाएं नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि मेरे आत्मा मेरे अंदर से निकल करके चला गया। इट मीन्स आई एम डीड, कि मैं क्या हो चुका हूं, मर चुका हूं, ऐसा लगता है। और when thou wouldst unkindly kind, my life's blood तो टीके। इतना ही नहीं, जब तुम रोती हो, तुम्हारे आंख के आंसू मेरे लिए आंसू और पानी नहीं, ऐसे लगता है कि तुम्हारे आंसू की एक टपक मेरे खून के टपक के बराबर है। इट मीन्स कि जब तुम रोती हो तो मेरा ब्लड सूखने लगता है, मेरी जो खून है ना वो क्या होने लगता है, घटने लगता है, मेरे शरीर से सूखने लगता है। तुम्हारे आंख के एक बूंद आंसू मेरे एक बूंद खून के बराबर है। समझ आ गया। फिर कभी कहते हैं इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता कि रोती तुम हो और ब्लड मेरा जा रहा है, सिसकियां तुम लेती हो और क्या, आत्मा मेरा जा रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कभी कहते हैं दैट thou lovest me as thou sayest, क्योंकि तुम मुझसे वैसे ही प्यार करती हो जैसे तुम कहती हो। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्यार करने वाले व्यक्ति कभी सामने वाले को दुख देना नहीं चाहेगा। जैसे बचपन को याद करो, जब एक बड़ा पैसा जोड़ जोड़ के खिलौना खरीदता था, कितना संजोग कर नहीं, और अगर उसके इधर किधर भी कोई जाता था, रे हट हट, यहाँ खिलौना है मेरा, मतलब आप उनसे बेहद प्रेम करते थे बचपन में, नहीं? तो कहीं ना कहीं वही चीजें आज भी कायम है। कहते हैं क्या कि हाँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे तुम कहती हो वैसा तुम मुझसे प्यार करती हो। If in thine my life thou wast, अगर इसी तरह से मेरे जीवन को अगर बर्बाद होता रहेगा, इस तरह से मेरा जीवन बर्बाद होता रहेगा, thou art the best of me, ये कला हमसे ऊपर हो जाएगा और ये कला हमें सिखाने के बजाय हमसे ऊपर चला जाएगा, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो फिर लाइफ टोटली डिस्ट्रॉयड, तो जीवन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, है ना? फिर कभी
लास्ट स्टेंजा में, लास्ट नहीं, एक स्टेंजा है उनके बाद लास्ट, कहते हैं कि लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने इस दुरात्मक आत्मा को ऐसा सोचने मत दो। लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने दुरात्मक आत्मा को ऐसा सोचने मत दो। फॉर थिंक मी एनील, कि जो मेरे बारे में एक भी बुराइयां भी सोच सके, मतलब ये हो जाएगा, मत जाइए, फलना चिलना, ये सब सोच सके, अपनी आत्मा को ऐसा बढ़ावा मत दो, ठीक है। अब कहते हैं कवि कि डेस्टिनी में टेक द पार्ट, भाग्य अपना खेल खेलेगी, ये भाग्य है ना, कभी अच्छा कभी बुरा होएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेना, भाग्य अपना खेल खेलेगी। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, लेकिन हमें क्या करना है, उसी डर को हटाना है और उसके जगह अपनी हिम्मत को जुटाना है। बट थिंक दैट वे, लेकिन बस इतना सोचो, अब टोटली मैं बता रहा हूं लास्ट में, कि बस इतना सोचो कि वी आर, बट हम लोग हैं, लेकिन हम लोग हैं, लेकिन टर्न असाइड टू स्लीप, सोए हैं लेकिन बस एक ही बेड पे सिर्फ करवटें बदली है। मैं थोड़ा दिन के लिए जा रहा हूं, इट मीन्स की परमानेंट नहीं है ना, यस, मैं एक ही बेड पे हूं, लेकिन बस इतना समझो कि सिर्फ करवटें बदली हुई है। करवटें जानते हैं? नहीं जानते? करवटें नहीं जानते हैं? जा, एक उधर माए घूरा है, देखो इधर माए घूरा। चलो, असाइड टू स्लीप दे, अब फिर फिलोसफी अंत में मारते हैं कभी और कहते हैं कि दे हु वन अनदर की, ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे को आत्मा में बसते हैं या एक दूसरे को अटैचमेंट में, मतलब दे हु वन अनदर की, जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, एलिव नेवर पार्टेड, दुनिया की कोई भी ताकत उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। भले ही वो दिल्ली में हो, एगो गांव में हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एगो जर्मनी में है और बेचारा कहाँ है, इंग्लैंड में होगा या कहीं होगा, है ना, यस, लंदन में, कहीं भी हो, भले ही कुछ कारण बस जुदा हो गया है, सिर्फ शरीर जुदा हुआ है, लेकिन प्रेम कभी जुदा नहीं हुआ। इसीलिए जो व्यक्ति एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, ठीक है। तो टुडेज क्लास यहीं तक, फिर हम लोग इसी क्लास के साथ मिलेंगे, इनके नोट्स के साथ, इनके हिंदी के साथ नेक्स्ट क्लास। और अब आप लोगों को पढ़ाई जारी कर देनी चाहिए। अब यू आर रियल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। समझ में आ रहा है? बताओ पोएम कैसा लगा? बहुत अच्छा था ना? चलो।